हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम। और क्लास 10th के सोशल साइंस में जो बुक हम कवर कर रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। ये वाली टेक्स्ट बुक होगी आपके पास एनसीईआरटी की। ठीक है, हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि आप लेक्चर देख चुके होंगे तो उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको अपनी बुक निकालनी है और साथ में पेन या पेंसिल रखना है, और अगर अलग से कॉपी प्रिपेयर किया है तो आपको साथ में वो कॉपी रखना है अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो। ठीक है, अभी तक हम इसके टोटल 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, 5 लेक्चर पूरे कर चुके हैं, सॉरी। ये हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है, सो 6 लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पे आ गए हैं। ये आप निकाल लीजिए आपकी एनसीईआरटी में कहाँ पे है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उसको। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया में कितना कितना परसेंट लैंड किस किस में डिवाइडेड है। जैसे हमने देखा था 43% लैंड जो है वो कहाँ पे डिवाइडेड है। रिवाइंड करो, 43% लैंड जो हम लोगों ने देखा था वो नॉर्मल लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, प्लेन लैंड है, नॉर्मल प्लेन। ठीक है, और हम लोगों ने किया था लगभग 30% कहाँ है, माउंटेन में। माउंटेन्स जो है इंडिया के एरिया का लगभग 30% लैंड को लिए हुए हैं। और जो 27% हमने देखा था वो किस चीज में देखा था, वो देखा था हमने प्लेट्यू में। तो ये इंडिया का टोटल 100% लैंड हमने देखा था। तो उसी लैंड यूज को फर्दर हम पढ़ रहे हैं। सो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यूज ऑफ लैंड is determined both by physical factor such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technology capabilities and culture and tradition। अब ये कह रहा है कि जो लैंड का यूज हम लोग करते हैं उस लैंड का यूज 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो होते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि वो लैंड दिखने में कैसी है, आपको ऊपर से वो कैसी दिख रही है, दिखने में कैसी है, उसमें हिली है, वो रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक है, किस टाइप की लैंड है, प्लेन लैंड है, कोई प्लेटू है, कोई रोक है, किस टाइप की लैंड है, उसका फिजिकल फीचर कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वो दिखने में कैसी है ऊपर से। टोपोग्राफी का मतलब ये हो गया। क्लाइमेट कैसा है उस एरिया में जहाँ पे हम लैंड को यूज कर रहे हैं। तो लैंड का यूज इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के क्लाइमेट में उसको यूज कर रहे हैं। सोयल टाइप कैसी है, वहाँ की सोयल कैसी है, रेड सोयल है, एसिडिक सोयल है, एल्कलाइन सोयल है। ये सोयल टाइप हम पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, और ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। ये तो हो गए सारे फिजिकल फैक्टर जो लैंड के यूज को डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया में। ठीक है, अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा लैंड का पोर्शन हो और उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा लैंड का पोर्शन हो और उसमें बहुत कम पॉपुलेशन रह रही हो। जैसे दिल्ली की अगर आप बात करोगे, जो इंडिया के कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर क्राउडेड है। और वहीं अगर आप चले जाओगे अरुणाचल प्रदेश तो वहाँ पे आपको लोग ही नहीं दिखेंगे दूर दूर तक। ठीक सॉरी, तो दूर दूर तक आपको लोग ही नहीं दिखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे कम है। तो अगर आपसे कोई जीके में पूछ ले कि कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम इंडिया में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, किसी एरिया में कितना टेक्नोलॉजिकली हम लोग डेवलप्ड हैं वो भी उस लैंड यूज को डिटरमाइन करेगा। क्योंकि अगर सपोज हमें कोई रिसोर्सेज निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज वेल डेवलप्ड हैं ही नहीं हमारे पास तो हम रिसोर्सेज को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हम फिफ्थ लेक्चर कर रहे थे इस चैप्टर का, तो वहाँ पे बताया था कि जो फॉरेनर्स आए थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, उन लोगों के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना ली अलग अलग कंट्रीज की, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज का राइज हुआ था वो सबसे पहले यूरोप में राइज हुआ था। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल राइज हुआ उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई और वो उन टेक्नोलॉजी को लेके दूसरे देशों में चले गए और वहाँ पे जाके वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। लोकल लोग उनको यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटी भी इस बात को डिफाइन करेंगी कि आप लैंड यूज को किस तरह से कर पाओगे। जब वहाँ का कल्चर कैसा है,
वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, अब वहाँ के कल्चर में क्या चीज़ ग्रो की जाती है, कि क्या ट्रेडिशनली वो लोग पहनते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो ये जिससे ये बात का पता लगता है कि वहाँ की लैंड, किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंड को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, देन अभी हमने बात की थी टोपोग्राफी की, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है आपको समझाने के लिए, तो आप बाद में पीडीएफ से इसको ले सकते हो या चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। टोपोग्राफी मतलब वो ऊपर से कैसे दिख रही है, जैसे ये किसी चीज़ की टोपोग्राफी है लैंड की, ये दो अलग अलग लैंड दिखाई गई हैं, ये इन दोनों की टोपोग्राफी है, मतलब ये ऊपर से कैसे दिख रही है, वो होता है टोपोग्राफी। ठीक है, देन क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात हुई थी कि क्लाइमेट से भी चेंज होता है लैंड यूज। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना, ये देखो कि क्लाइमेट से भी लैंड यूज चेंज होता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस जानना जरूरी है। वेदर क्या होता है, इंस्टेंट किसी जगह का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, कोई भी प्लेस है, आप वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे अभी फिलहाल गर्मी है, सर्दी है, तो वहाँ का वेदर है। क्लाइमेट क्या होता है, 30 साल के वेदर को स्टडी किया जाता है, मोर देन 30 ईयर्स किसी पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को स्टडी करके तब हम ये बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट बहुत सालों की रिसर्च के बाद बताया जाता है किसी प्लेस का, मोर देन 30 ईयर्स वहाँ के वेदर को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, और जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, और तब वो बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हैं। देन हमने देखा था कि सोयल टाइप भी इफेक्ट करेगी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके। तो सोयल टाइप में क्या है, सैंड है, ठीक है, सिल्ट है या क्ले है। सैंड क्या होती है, मोटी सोयल, मोटी मिट्टी जो होती है उसको सैंड बोलते हैं, और बारीक हो जाएगी थोड़ी सी तो उसको सिल्ट बोल देंगे, और बिल्कुल ही बारीक हो जाएगी तो उसको हम बोल देते हैं क्ले। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, सैंड में, सैंड से बारीक होती है सिल्ट और सिल्ट से बारीक होती है क्ले। देन एक हमने देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने आपको दिल्ली का और अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल लेके भी बताया, ठीक है, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जो हमारा एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली और उसके चारों तरफ का जो एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, अब लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो लोग वहाँ पे रहेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं लोगों की। तो काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, रहने का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नाउ टोटल, अब इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और मैंने आपसे एक क्लास में पूछा भी था कि मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन बनता है। ठीक है, लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93%, मतलब हमारे पास इंडिया का 100% लैंड यूज डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब इंडिया में हम जो टोटल एरिया की लैंड को कैसे कैसे यूज कर रहे हैं उसका हमारे पास सिर्फ 93% डाटा ही अवेलेबल है, बाकी 7% लैंड कैसे यूज हो रही है ये डाटा गवर्नमेंट के पास अभी है ही नहीं। ठीक है, ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, कौन सा, ये 93%। बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों है, द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुली। आसाम, जितने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है, तो वहाँ में आसाम को छोड़ के जो बाकी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, तो वहाँ पे वो लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अभी गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो इसलिए 93% लैंड यूज के बारे में ही गवर्नमेंट को पता है और वही एनसीईआरटी में मेंशन है। मोreover, some area of जम्मू कश्मीर occupied by पाकिस्तान, ठीक है, हम आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, की कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हम लोग उसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि पाकिस्तान उसको बोलता है आजाद कश्मीर। ठीक है,
वो हमारे कश्मीर का एक हिस्सा है, हम उसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कश्मीर उसको, और पाकिस्तान उसको बोलता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर और कुछ एरिया चाइना के पास है। चाइना ने 1962 में इंडिया के साथ जब वॉर हुआ था तो उस टाइम पे चाइना ने इंडिया का एक हिस्सा ले लिया था। ठीक है, तो वो हिस्सा भी अभी चाइना के ही पास है, तो उसकी भी एग्जैक्ट मैपिंग नहीं हो पाई है कि वहाँ पे लैंड का यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मिला के लगभग 7% लैंड ऐसी है इंडिया की जिसका एग्जैक्ट यूसेज कैसे हो रहा है, क्या उस पर ग्रो हो रहा है, कैसे उसको यूज किया जा रहा है, वो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये एक डायग्राम गिवन है आपकी एनसीईआरटी में जहाँ पे लैंड यूज के बारे में गिवन है कि लैंड, ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, बैरन लैंड, ठीक है, पास्चर लैंड्स, फैलो, क्या क्या होती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो कितने में फॉरेस्ट है, कितनी लैंड बैरन है या अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड है, कितना एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज है, कितना परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है, और कितना एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड मैंग्रोव्स है। ये सारा का सारा ये डाटा है 1960 और 61 का, और ये डाटा है 2014 और 15 का। तो इससे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो ये हमारा नेट शोन एरिया दिखा रहा है। तो देखो नेट शोन एरिया डिक्रीज हो गया है हम लोगों का। नेट शोन एरिया का मतलब है कि वो एरिया जिसको हम एग्रीकल्चर में कुछ क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, वो हो गया नेट शोन एरिया। तो नेट शोन एरिया मतलब जो हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं या किसी और पर्पजेज के लिए यूज कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर, उसको हटा दो तो बाकी जो एरिया बच गया वो बच गया नेट शोन एरिया। तो नेट शोन एरिया इंडिया में पहले 46.26% होता था और अब लगभग 45.5% है। तो टाइम के साथ ये एरिया घट रहा है। ठीक है, और भी बाकी देख लो, जैसे ये है फैलो लैंड है, अभी 23% है, पहले कितनी थी फैलो लैंड। कंपैरिजन के लिए फैलो लैंड का डाटा पहले का गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो मेनली हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये बढ़ रहा है। तो इसमें यही दिया, ट्राई टू कंपेयर बिटवीन द टू पाई चार्ट्स given for land use and find out where the net shown area, why the net shown area and the land under forest have changed from 1960-61 to 2014-15। अब लैंड अंडर फॉरेस्ट, यहाँ पे लैंड अंडर फॉरेस्ट अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो लैंड अंडर फॉरेस्ट थी 18%। ठीक है, और यहाँ पे तो 23% है, लैंड अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज हुई है। इस डायग्राम में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम समझाने के लिए जैसे आपको गिवन है, इसका एग्जाम के लिए कोई यूसेज है नहीं है सच कि पहले हम लैंड को कैसे यूज करते थे और अब हम लैंड को जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग, आपके पास एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम गिवन है जहाँ पे अलग अलग लैंड बताई गई है कि ये इस टाइप की लैंड है हमारे पास। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, बैरन लैंड, ये सारी टाइप की लैंड दिखाई गई है। इसमें हम मेन देखेंगे इन दो को, नेट शोन एरिया और फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम के साइड में आपके पास एक एक्टिविटी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू डू कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट शोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960-61 टू 2014-15 कि कैसे चेंज हुई है कौन कौन सी लैंड, नेट शोन एरिया और जो अंडर फॉरेस्ट थी। तो नेट शोन एरिया पे आ जाते हैं, ये नेट शोन एरिया है टोटल। तो नेट शोन एरिया पहले कितना था, पहले था 46.26%। अभी कितना है नेट शोन एरिया, ठीक है, अभी नेट शोन एरिया 2014-15 के अकॉर्डिंग है 45.5%। तो नेट शोन एरिया में तो क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है, कम हुआ है। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट थे पहले 18% और अब कितने हो गए 23%। ठीक है, लेकिन हमारी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 की, उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 33%। जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए। हालांकि ये बात अच्छी है कि फॉरेस्ट कवर हम लोगों का बढ़ा है, लेकिन नेट शोन एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो नेट शोन एरिया क्यों डिक्रीज हो रहा होगा, नेट शोन एरिया इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारा नेट शोन एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर है वो भी डिक्रीज हुई है। परमानेंट पास्चर लैंड देख लो, ये यहाँ पे और ये है यहाँ पे, ये भी डिक्रीज हुई है, सही कह रहा है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में इजी होता है आपको कोई भी डेटा अगर स्टडी करना है
पाई चार्ट्स में देख के आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कलर कोडिंग से ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it, ठीक है। अब उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इतने बड़ा जो एरिया है जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, ये पास्चर एरिया जो है, परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग एरिया डिक्रीज हो रहा है, और हमारी लाइफ स्टॉक इंक्रीज होती जा रही है। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन मतलब जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, जैसे कैटल्स हैं, ठीक है, वो और मिल्किंग एनिमल जितने भी हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको इतने कम एरिया में हम लोग कैसे उनको मैनेज कर पाएंगे, ये भी आगे आने वाले टाइम में अपने आप में एक प्रॉब्लम रहेगा। देन most of other than the current fallow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high, ठीक है। ये इसी के बारे में आगे फर्दर ऐड कर रहा है कि जो खाली पड़ी लैंड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड, जो खाली पड़ी लैंड है हमारे पास, जो बंजर भूमि है एक तरह से, उससे दूसरी जो धरती है अदर देन दैट लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो वो पुअर क्वालिटी की हैं, जो बची हुई हमारे पास लैंड है, जो बंजर भूमि है, उससे अलग वाली जो लैंड है वो या तो पुअर क्वालिटी की है, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, या फिर उस लैंड पे कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारी जो ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है हम उसको फीड कैसे करवा पाएंगे, ये आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगी। हेंस these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area, NSA का मतलब है net sown area, in India comes to about 54% of the total reporting area। ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली लैंड को भी हम इंक्लूड कर लें, कौन सी लैंड को, जो लैंड बंजर भूमि से अलग पड़ी है, जो पुअर क्वालिटी की है, ठीक है, जिस पे अगर हम कुछ भी उगाएंगे तो वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर लें, तो उसको भी अगर हम मिला लें नेट सोन एरिया में, हमारा नेट सोन एरिया जो था वो था कितना, लगभग 45%, तो उसको भी अगर हम मिला लेते हैं, कौन सी लैंड को मिलाने की बात कर रहा है, ये उस लैंड को मिलाने की बात कर रहा है जो करंट फैलो लैंड से अलग लैंड बच गई है, तो हमारा नेट सोन एरिया जो बढ़ के हो जाएगा 54% हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी लगभग जितने एरिया पे ग्रो कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ, वो लगभग 54% है। अब वो अच्छी क्वालिटी का भी हो सकता है और कुछ उसमें ऐसा है जो बुरी क्वालिटी का है। जहाँ पे बुरी क्वालिटी का लैंड का मतलब ये हो गया कि ऐसी लैंड जिसपे कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, अगर आप कुछ भी कल्टीवेट करोगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, तो वो बैड क्वालिटी ऑफ लैंड है। नाउ द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जो ये नेट सोन एरिया है ये भी हर एक स्टेट में बराबर नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से इस लेक्चर में पढ़ा है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी इक्विटेबल हो ही नहीं सकता, उसको हमें इक्विटेबल करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे कंडीशंस अलग अलग होती हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग है हर एक जगह पे, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, तो उसको हमें इक्विटेबल बनाना है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इट इज ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अब हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 80% एरिया नेट सोन एरिया है, वहाँ पे खेती होती है 80% से ज़्यादा एरिया में किसी न किसी टाइप की। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे 10% ही है। रीजन, क्योंकि पहाड़ हैं, तो वहाँ पे प्लेन भूमि है ही नहीं, तो नेट सोन एरिया कैसे आ सकता है, दिक्कत होगी कुछ भी ग्रो करने में, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इन जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, या तो जो वहाँ की भूमि है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, मैंग्रोव टाइप की वो है, या फिर पहाड़ी एरिया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ईजिली हम लोग कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ का नेट सोन एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। फाइंड आउट द रीजन फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दिस स्टेट। ये मैंने आपको बता दिया कि ऊबड़ खाबड़ भूमि है, जो टोपोग्राफी है वो सही नहीं है, रिलीफ फीचर भी सही नहीं है, और कहीं कहीं ऐसा है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेट सोन एरिया को इफेक्ट करेंगे। नेट सोन एरिया को किसी जगह पे नेट सोन एरिया अच्छा होगा, उसके लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए,
पानी अच्छा मिलना चाहिए, वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स चाहिए टाइम पे वो मिलने चाहिए, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अच्छा होना चाहिए, वेदर जो है वो अच्छा होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिससे ये डिपेंड होगा कि नेट सोन एरिया किस जगह पे कैसा होगा। नाउ forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. It was outlined in the National Forest Policy of 1952. 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी हमारी, और हम लोगों ने ये उसमें ये डाला था कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 33% होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास फॉरेस्ट एरिया लगभग 24% है। ठीक है, तो अभी हम पीछे चल रहे हैं उससे। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. क्या कंसीडर किया गया कि क्या जरूरी है? एसेंशियल मतलब जरूरी है। किस चीज को माना गया, कंसीडर किया गया कि वो जरूरी है? किस चीज के लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये जरूरी है कि हमारा 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये बोला गया। नाउ द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। ठीक है, तो बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लोगों की लाइवलीहुड भी डिपेंड करती है। बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनकी तो पूरी की पूरी लाइवलीहुड ही डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट एरिया का ज़्यादा होना जरूरी है। अगर फॉरेस्ट एरिया कम होता जाएगा तो उतनी ही हमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज। ऐसी लैंड जो या तो दूसरे एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, या उसको हम यूज ही नहीं करें तो हम उसको वेस्टलैंड बोल देते हैं एक तरह से, तो वो नेट सोन एरिया में हमारे काउंट नहीं होगी। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज, दूसरे अदर एग्रीकल्चर से दूसरी चीज़ों में यूज करने लगे, इंडस्ट्री सेटअप कर दी हमने वहाँ पे, लेट्स सपोज, इंक्लूडिंग सेटलमेंट, लोग रहने लग गए, रोड बना दिए वहाँ पे हमने, रेलवे की लाइन बिछा दी वहाँ पे हमने, इंडस्ट्री लगा दी वहाँ पे, तो वो नॉन एग्रीकल्चर यूज हो गई। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैंड क्यों डिग्रेड हुई, तो लैंड डिग्रेड होने का रीजन दे दिया इस पैराग्राफ में। कॉन्टिन्यूअस यूज किया है हमने बहुत लंबे टाइम तक। ये माना जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई लैंड है ना, वो नेचुरली अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। मतलब उसके अंदर जो भी मतलब बाहर से हम केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं वो डालने की जरूरत नहीं होगी, नेचुरली वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगी, मतलब उन फर्टिलाइजर्स को दोबारा से डेवलप कर लेगी। लेकिन उसके लिए हमें उसको खाली छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हम कर ही नहीं रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक क्रॉप सीजन आता है, उगाते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस फिर दूसरी क्रॉप उगा देते हैं, तो हम उसको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं दे रहे, उसको दोबारा रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि आप किसी पर्सन से काम करवा रहे हो, उस पर्सन ने एक काम कर दिया, फिर आपने कहा अब दूसरा काम कर दो, अब तीसरा काम कर दो, उसको रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज हमारी लैंड के साथ है, उसको रिकवरी का टाइम चाहिए, रिप्लेनिशमेंट का टाइम चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी लैंड में, उनको रिकवर कर लेगी लैंड अपने आप। ठीक है, हमें बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें उसको खाली छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। वो चीज़ हम लोग नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले रहे और उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन। सीरियस रिपरकशन मतलब उसके बुरे प्रभाव होंगे। ठीक है, रिपरकशन का मतलब होता है बुरे प्रभाव होना ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। आगे आने वाले टाइम में इसके सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे बुरे प्रभाव होंगे। क्यों होंगे? कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं लैंड को कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए हमेशा लैंड की। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कितने कम जगह पे आप कितना ज्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी तभी अच्छी आएगी जब हम उसको अच्छे से मैनेज करके चलेंगे लैंड को। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, अब वो देखते हैं।
वी हैव शेयर्ड आवर लैंड with the past generations and will have to do so with the future generation। मतलब हमारी जो लैंड है अभी हमारे पास है वो हमने पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर की, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उन लोगों ने भी उसको यूज किया और आगे वाली जनरेशन भी उसको यूज करने वाली है हमसे। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की, आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। और 95% इन नीड का हम लोगों को कहाँ से मिलता है, वो लैंड से मिलता है। तो लैंड इतनी ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमें लैंड को कंजर्व करके चलना चाहिए, मेंटेन करके चलना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। लाखों लोग भूखे मरने लग जाएंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी लैंड की। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं रही तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और फूड तो सबसे बेसिक नेसेसिटी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन एक्टिविटीज have not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land। मतलब कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के से नॉट ओनली, सिर्फ यही चीज नहीं हुई कि हम लोगों ने लैंड को डिग्रेड कर दिया है, लेकिन उसके डिग्रेड होने की स्पीड को भी बढ़ा दिया है हम लोगों ने, ये कह रहा है, ठीक है। ऑल्सो एग्रीवेट का मतलब है किसी चीज को बढ़ा देना, तेज करना। द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कोज डैमेज टू द लैंड। हम लोग सिर्फ उसको डिग्रेड ही नहीं कर रहे, मतलब उस लैंड को हम लोग खराब ही नहीं कर रहे, हम लोग जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो मतलब इम्प्रॉपर यूज जो कर रहे हैं लैंड का, उससे क्या हो रहा है कि उसका खराब होने का पेस भी बढ़ रहा है। वो खराब तो हो ही रही है, लेकिन डे बाय डे उसे खराब होने का पेस भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नो some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying too are contributed significantly in the land degradation। ये एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग्स कर रहे हैं और क्वेरिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। माइनिंग साइट आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन का मतलब है कि बाहर निकालते हैं। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमें कहीं पे कोल माइन है तो वहां से कोल निकालना है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे, कोल को निकालने को माइनिंग बोल देंगे एक तरह से। तो माइनिंग के बाद उस जगह क्या क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे वो रफ एरिया रह जाता है, पैचेज रह जाते हैं जहां पे हमने उसको खाली छोड़ा है, और बहुत सारा मिट्टी, रेत और बहुत सारे वेस्ट चीजें उसके ऊपर वहीं पड़ी रहती हैं, उसको सफाई नहीं करते, तो इसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड हो जाती है हमेशा के लिए। लीव्स डीप स्कार्स, वो डीप स्कार छोड़ देते हैं वहां पे। एंड ट्रेस ऑफ ओवरबर्निंग, ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग का मतलब है कि बहुत सारा वेस्ट वहां पे हम छोड़ देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से वो लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है बिल्कुल, फिर उसको दोबारा से हम यूज में ला ही नहीं सकते। अब माइनिंग तो हमने वहां पे कर ली, अब माइनिंग वो ज्यादा कर ही नहीं सकते, नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं वहां पे, और ठीक है, अब हमने उसको लैंड को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है डिग्रेड होने के लिए, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। मतलब इन स्टेट्स में मेनली माइनिंग ही होती है, वहां पे कोल मिलता है बहुत ज्यादा, आयरन ओर मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो लैंड को क्या करते हैं, माइनिंग में करते हैं, ठीक है, जितना नीचे तक माइनिंग कर सकते हैं हम करते हैं, उसके बाद उसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं डिग्रेड होने के लिए। तो इसलिए इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन होता है लैंड का। ऐसी सिचुएशन को इकोनॉमी में रिसोर्स कर्स बोला जाता है। रिसोर्सेज कर्स, मतलब रिसोर्स कर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी जगह पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब वहां पे दिक्कत माइनिंग की थी, अब अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में माइनिंग की प्रॉब्लम थी, अब यहाँ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम है, या पानी इतना है, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। लैंड ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब पानी भर जाना कहीं पे, लीडिंग टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी, एसिडिक हो जाएगी या एल्कलाइन हो जाएगी सोयल, ठीक है। देखा होगा कई जगह पे आप जाओगे तो जमीन के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा हुआ मिलता है, मतलब वो एक तरह से देखोगे तो सॉल्ट, नमक टाइप सा कुछ बाहर निकला मिलता है, ठीक है, तो वो वेस्ट हो जाती है लैंड। वो क्यों होता है,
वो ओवर वाटर रिसोर्सेज की वजह से होता है, मतलब वो हमने ओवर इरिगेशन कर दिया, पानी जितना चाहिए था उसे ज़्यादा दे दिया है हम लोगों ने, ठीक है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड करना, ठीक है, एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफियर। ये भी एक तरह से जो क्वेरिंग की एक्टिविटी होती है, जहाँ पे जैसे आप राजस्थान साइड जाओगे तो मार्बल निकालते हैं, वहाँ पे मार्बल निकालते हैं, तो मार्बल निकालने के लिए फिर या फिर ग्रेनाइट निकालने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है, तो लाइमस्टोन की, ठीक है। मतलब मार्बल हमने निकाल लिया, मार्बल निकालने के बाद उससे हमें सीमेंट बनानी है, सीमेंट बनानी है तो क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करने से और सोपस्टोन करने से कि सोपस्टोन एक तरह से लाइमस्टोन की तरह ही होता है, ठीक है। सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री एंड ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ये दो चीज करने से क्या करता है, मतलब इनमें क्या करते हैं, बारीक करते हैं उन चीज को, जो पत्थर होता है एक तरह से उसको बारीक करते हैं, तो बारीक करते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डस्ट जाता है और वो डस्ट आसपास के एरिया में फैल जाता है, और आसपास के एरिया में जहां पे भी वो डस्ट फैलता है वहां पे लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द सोइल। इट क्या, जो वो मैंने बताया कि जो डस्ट फैल गया है, तो डस्ट अब क्योंकि वो डस्ट बहुत इतना बारीक होता है कि वो ऊपर पहले तो जमीन के ऊपर फैल जाता है, फिर जम जाता है वहां पे। अब पानी अगर उसके ऊपर आता है तो वो पानी को अपने अंदर से नीचे नहीं जाने देता, तो इससे क्या हो जाता है कि जमीन में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो अंदर के वाटर रिसोर्सेज है जमीन के, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते, भर नहीं पाते दोबारा से। इट रिटार्ड मतलब कमी कर देता है। प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी को फिल्टर होके नीचे जो जाना था, वो बारीक डस्ट जो है पानी को नीचे नहीं जाने देती इनटू द सोयल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन गया है लैंड के भी डिग्रेडेशन होने का और वाटर का। वाटर का तो हमने देखा ही है, नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया हुआ है भी गंगा को क्लीन करने का, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो गंगा के चारों तरफ है, तो वो सारा का सारा अपना एफ्लुएंट जो है वो गंदगी जो है वो गंगा में छोड़ देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं उस गंदगी को किसी जगह पे छोड़ देते हैं, किसी जमीन पे छोड़ देते हैं। तो जमीन पे छोड़ेंगे तो वो भी खराब होगी और पानी में छोड़ेंगे तो वो पानी भी खराब होगा। तो इसलिए ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है वो लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन गया है रिसेंट टाइम में। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज की, वाटर पोल्यूशन की और लैंड पोल्यूशन की। देयर आर मैनी वे टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इस लैंड डिग्रेडेशन को सोल्व करने के बहुत सारे वेज है, ठीक है। एफोरेस्टेशन, ट्री लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जो 33% हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उसको 33% तक लेके आओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो मतलब एनिमल्स की ग्रेजिंग होती है खुले में होती है या फिर उसको या फिर मतलब ह्यूमन के अंडर कंट्रोल में होती है, तो उस ग्रेजिंग पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो गई और किसी एरिया में ग्रेजिंग हो ही नहीं पा रही, तो उसको मेंटेन करना है हमें। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, तो इससे हमें कुछ एक्सटेंट तक हेल्प मिल सकती है, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check the land degradation in the arid area। जो सूखे एरिया है वहां पे कैसे हो सकता है, मतलब साथ बेल्ट बना दो पूरी की पूरी, ट्रीज की एक बेल्ट बना दो, ठीक है। कंट्रोल ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करो। सैंड ड्यून्स जो है, रेत के पहाड़ जो है वहां पे थ्रोनी बुशेज उगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि लैंड का डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो ये लैंड को डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के कुछ वे हैं। कौन से एरिया में, एरिड एरिया में, जो सूखा एरिया है, जो राजस्थान की तरफ का एरिया है जहां पे थार डेजर्ट है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड द वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज।
ये कह रहा है कि जो वेस्टलैंड के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आता है, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है, उसको पहले हम ट्रीट करें। हर एक इंडस्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। अब इंडस्ट्री वाले वो ट्रीटमेंट प्लांट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो महंगा पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो वेस्ट को ऐसे ही जाने देते हैं। तो हर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हर इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक प्लांट लगना चाहिए। उसके बाद जो डिटॉक्सिफाई, जो मतलब ऐसा एफ्लुएंट फिर बच जाता है जो फिर हानिकारक नहीं होता है ज़्यादा, उसको बाहर जाने दें, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, इससे लैंड के डिग्रेडेशन को बचाया जा सकता है और वाटर पोल्यूशन को भी इससे बचाया जा सकता है। और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, लैंड भी और वाटर भी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से अब आपने एक बार लेक्चर देख लिया है, एक बार दोबारा से एनसीईआरटी पढ़िए, फिर एक बार दोबारा से लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में जब आप 11th या 12th क्लास में जाओगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगे तो उनके लिए बेस का काम करेगा ये लेक्चर। 9th और 10th क्लास बहुत ही बेसिक क्लास है आगे आपके फ्यूचर के लिए, वो आपका बेस का काम करेंगे। और अगर आपका बेस कमजोर रहेगा तो आप आगे फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे के पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।